हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 11, दैट इज अपीयरेंस बिफोर एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। बराबर। अब जैसे कि आप एग्जीक्यूटिव पास आउट हो तो आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा बहुत इजी है बिकॉज आपने कंपनी लॉ पढ़ा है। बराबर। तो उसमें एनसीएलटी क्या है वो सब चीजें आपको थोड़ी बहुत पता ही है। प्लस आपने जीएल में एक चैप्टर पढ़ा होगा स्पेशल कोर्ट, तो वो भी एक आपको थोड़ा बहुत पता चल गया है कि भाई बोलते ना कि हाँ एनसीएलटी बेसिकली काम क्या करता है, कैसा है, क्या है वो। बराबर। तो इतना बेसिक नॉलेज है ना, इसके लिए मैंने बोला आपको कि ये आपके लिए चैप्टर बहुत इजी होगा। बराबर। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज अपीयरेंस बिफोर कमीशन, सॉरी अपीयरेंस बिफोर एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोग जाते हैं सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन द 1st June 2016 notified the constitution of NCLT and NCLAT in the exercise of powers conferred under section 408 and 410 of the Companies Act 2013। देखो, अभी जैसे सबको पता है कि कंपनीज एक्ट अभी करंटली कौन सा चल रहा है, तो आपको सबको पता है कि भाई अभी करंटली कंपनीज एक्ट 2013 है। बराबर। ठीक है। उसके पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956। करेक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 में एनसीएलटी और एनसीएलएटी को फॉर्म किया गया। बराबर। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 जब इंट्रोड्यूस किया गया ना, तो उसके अंदर एनसीएलटी और एनसीएलएटी को फॉर्म किया गया। तो इसके पहले कौन था? इसके पहले क्या एनसीएलटी एनसीएलएटी होते थे? नहीं होते थे। इसको फर्स्ट टाइम 2013 में ही बनाया गया। तो इसके पहले क्या था? तो इसके पहले था CLB, दैट इज कंपनी लॉ बोर्ड। बराबर। बट जब 1956 हटाया और 2013 जब लेके आए तो इसको डिसॉल्व कर दिया। CLB हट गया क्योंकि पूरा एक्ट ही हट गया। बराबर। और क्या आ गया? कंपनीज एक्ट 2013। तो उसमें दो नए अथॉरिटी को बनाया गया, जिसमें पहला अथॉरिटी होता है एनसीएलटी और दूसरा होता है एनसीएलएटी। बराबर। पहले ये बेसिक याद रखना। तो देखो, कंपनीज एक्ट 2000, मुझे भी पता है कि आप लोग स्टूडेंट हो तो आप कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ा है। आपने तो 1956 शायद पढ़ा भी नहीं होएगा, काफी लोग ने तो, या देखा भी नहीं होएगा। सिलेबस का कुछ मतलब पार्ट ही नहीं था आपके लिए तो वो। करेक्ट। लेकिन कैसा है कि एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई 2013 है तो उसके पहले क्या होता था? तो उसके पहले कंपनीज एक्ट 1956, जिसके अंदर सीएलबी होता था, कंपनी लॉ बोर्ड होता था। वो जो काम एनसीएलटी कर रहा है वैसा ही कुछ काम सीएलबी का था। बराबर। चलो, अभी उसके बाद हम लोग देखते हैं, based on the recommendation of the Iradi committee, this notification was introduced by the Companies Act 2002 second amendment, and the same has been kept in the abeyance for almost 14 years for the legal tangle। मतलब 2002 में ही चीज अप्रूव हो गई थी कि भाई एनसीएलटी एनसीएलएटी आना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ लीगल इश्यू ये वो सब कुछ ना कुछ चालू ही था। उसके चक्कर में 14 साल लग गए इस चीज को इम्प्लीमेंट होने के लिए। बराबर। Establishment of NCLT and NCLAT is a part of the legal reforms and changes carried out by the government. The NCLT started with the 11 number of the benches, including 2 benches in the national capital, New Delhi, which have now reached to the total 15 benches. बराबर। आगे देखते हैं हम लोग। A constitution bench of the Supreme Court of India is a judgment in Madras Bar Association versus Union of India and another have paved the way for the establishment of NCLT and the NCLAT under the provision of the Companies Act 2013. NCLT and NCLAT act as a comprehensive and uh, overarching the quasi-judicial body which adjudicate all the disputes relating to the companies in India. The establishment of NCLT and NCLAT specialized tribunal with the professional approach towards the corporate dispute settlement has the following following beneficial effects। देखो, इसको हम लोग कॉजी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कॉजी जुडिशियल बॉडी।
इट इज पैरेलल टू द कोर्ट, ये कोर्ट जैसा ही है, बट इनका काम क्या है, तो जो भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट है उसको हैंडल करना, जो भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स है उसको हैंडल करना, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से, बराबर। मतलब इंडिया में जितने भी कंपनी लॉ से रिलेटेड या कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स जो होते हैं, वो सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करवाया जाता है अंडर एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, एंड इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। मतलब पैरेलल टू द कोर्ट बोल सकते हो आप, और पैरेलल टू द कोर्ट हो गया मतलब ये लोग भी डिसीजन पास कर सकते हैं, और इनकी डिसीजन की उतनी ही वैल्यू होती है जितने कोर्ट की डिसीजन की वैल्यू होती है। अगर आपने जैसे समझो कोई कोर्ट के डिसीजन को इग्नोर किया, तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, बराबर, बराबर है ना वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फिर उसके कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे कि कोर्ट के डायरेक्शन को आप इग्नोर कर रहे हो, कोर्ट के डायरेक्शन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। सेम इसी तरीके से एनसीएलटी एनसीएलटी ने कुछ बोला तो वो डायरेक्शन है और वो आपको करना पड़ेगा, नहीं किया तो उसके कंसिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बराबर। तो ये मत सोचो कोर्ट बोलेगा और मैं फॉलो नहीं करूंगा तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानने का ना, एनसीएलटी कौन है उसका क्यों सुनूं, नहीं भाई ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, इसका भी सुनना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, बराबर, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, specialized tribunals only for the corporates and consisting of both judicial as well as the technical member for deciding the matters, बराबर, ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स है जिसमें ओनली फॉर द कॉर्पोरेट एंड कंसिस्टिंग बोथ जुडिशियल एज वेल एज अ टेक्निकल मेंबर। मतलब कैसा होता है कि एनसीएलटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीएलटी में पहला होएगा एक चेयरपर्सन, फिर कुछ होंगे जुडिशियल मेंबर और कुछ होंगे टेक्निकल मेंबर, बराबर। तो इस तरीके से इसको फॉर्म किया जाता है। देन सेकंड, रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ वाइंडिंग अप केसेस एंड शॉर्टन द पीरियड ऑफ द वाइंडिंग अप प्रोसेस। वाइंडिंग अप प्रोसेस है ना, पहले बहुत लेंदी होता था क्योंकि वो सीएलबी में कुछ चलते थे, बराबर। तो वहां पे या कोई नॉर्मल सिविल कोर्ट में अगर चलता था तो बहुत स्लो प्रोसेस होता था, बहुत टाइम लगता था। मतलब एक तो बिजनेस किया, अब उसको बंद करना है तो बंद करने में भी हेडेक, बराबर। इसके लिए यहाँ पे क्या है कि एनसीएलटी एनसीएलटी को फॉर्म किया गया है जहां पे फास्ट प्रोसेस किया जाता है, सो दैट कंपनी की वाइंडिंग अप की जो प्रोसेस है वो फटाफट हो और कंपनी जल्दी से जल्दी बंद हो। बिकॉज देखो जिसको बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं करना है उसको टाइम पास करा के मतलब क्या है, खत्म करो ना भाई, पिक्चर एंड करो जल्दी, ठीक है। देन अवॉइड मल्टीप्लिसिटी एंड लेवल्स ऑफ लिटिगेशन बिफोर द हाई कोर्ट एंड quasi judicial authorities like CLB, Board for Industrial and Financial Reconstruction and Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction, as all such matters are now heard and decided by the NCLT। पहले दुनिया भर की अथॉरिटी थी। मतलब देखो पहले कुछ केसेस क्या होते थे, हाई कोर्ट जाते थे, कुछ मैटर अलग बोला था कि भाई तुम सीएलबी में जाओ, कुछ लोगों को क्या बोला कि भाई तुम्हारा अच्छा ये केस है तो तुम लोग हाई कोर्ट सीएलबी मत जाओ, तुम लोग बीआईएफआर में जाओ, ठीक है। फिर कुछ कुछ केसेस एआईएफआर में जाते थे, डबल AIFR उसमें जाते थे। तो ये पहला अथॉरिटी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो सब पूरा एकदम बोलते ना एकदम शैटर्ड था, आधे इधर आधे इधर आधे इधर ऐसे होते थे। अभी क्या कर दिया, सबको कंबाइन कर दिया, तुम लोग भाई एक ही जगह पे जाओ, एनसीएलटी एनसीएलटी, ताकि तुम भी कंफ्यूज ना हो, हमको भी कंफ्यूज ना करो, बराबर। Then the appellate procedure has a streamline with an appeal against the order of the NCLT lying before NCLT and with further appeal against the order of NCLT lying with the Supreme Court only on points of law, thereby reducing the delay in appeal and the burden on the High Court has reduced। देखो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं तरीका बोलूं, ऐसा क्यों लिखा है कि हाई कोर्ट का बर्डन कम किया, क्यों लिखा है ऐसा, उसका रीजन सुनो। देखो इसमें इसके लिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि अगर सबसे पहले आप मैटर डालते हो तो सबसे पहले मैटर किधर जाएगा, एनसीएलटी। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी देन मैटर विल बी शिफ्टेड टू एनसीएलएटी, बराबर। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द एनसीएलएटी देन यू कैन मूव टू, मतलब कुछ केसेस, सब नहीं, कुछ केसेस जहां पे जनरली क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है तो आप जाओगे किधर, सीधर सुप्रीम कोर्ट। अभी आप बोलोगे एनसीएलटी था
आई मीन एनसीएलटी में केस गया, वहां से एनसीएलटी में केस गया और फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट किधर गया? वही तो हुआ ना। देखो, द बर्डन ऑन हाई कोर्ट हैज रिड्यूस, हाई कोर्ट का बर्डन रिड्यूस करने के लिए किया गया है। तो ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट का बर्डन रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। सो कैन आई से दैट कि एनसीएलटी इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट? यस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे जनरली क्या आता है नॉर्मल में? हाई कोर्ट ही आता है। हाई कोर्ट के नीचे नॉर्मल में आता है सेशन कोर्ट आता है। नॉर्मल कोर्ट की अगर मैं हायरार्की की बात करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे वैसे तो हाई कोर्ट ही आता है ना, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नीचे एनसीएलटी ही है। इसका मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का बर्डन कम। अभी हाई कोर्ट को क्या बोला, कुछ जो मैटर्स है कंपनी लॉ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट वो भाई तू हैंडल मत कर, उसकी जगह पे हम लोग ने एनसीएलटी को फॉर्म कर दिया है, वो हैंडल करेगा, तेरा बर्डन कम। ठीक है, तो ये एक इंटेंशन बहुत अच्छा है जो हाई कोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करता है। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिफोर एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। देखो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। काफी लोगों को क्या लगता है कि एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ बोला ना, मतलब खाली कंपनी लॉ रिलेटेड केसेस होंगे और कुछ भी इधर डिस्कस नहीं किया जाता है, कुछ भी इधर हैंडल नहीं किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है, बराबर। मतलब यहाँ पे कुछ अलग अलग हम लोग आगे जैसे डिस्कस जाएंगे तो कंपटीशन के भी मैटर्स आते हैं, काफी सारे मैटर्स अलग अलग है जो आते हैं। पहले हम लोग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखते हैं कि एनसीएलटी एनसीएलटी कौन से फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करता है। तो वो लोग कौन से फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करते हैं? तो वो लोग काम करते हैं कंपनीज एक्ट 2013, एनसीएलटी रूल्स 2016, एनसीएलटी रूल्स 2016, ठीक है, देन कंपनीज रूल्स 2016 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ये सब की जो अंदर लिखा है एनसीएलटी को ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, वो सारे रूल्स के हिसाब से एनसीएलटी एंड एनसीएलटी काम करते हैं, बराबर। सो कंपनीज एक्ट, एनसीएलटी रूल्स 2016, एनसीएलटी एनसीएलएटी रूल्स 2016, कंपनीज रूल्स 2016 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, और कंपनीज एक्ट तो है ही, बराबर। चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनसीएलटी। ठीक है, अच्छा ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। कौन सा पैटर्न? कि सबसे पहले होता है एनसीएलटी। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द एनसीएलटी, मजा नहीं आया, प्रॉब्लम है, तो जाओ किधर? एनसीएलटी। अगर उसके भी डिसीजन से तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, बराबर, तो तुम लोग जाओगे किधर? सुप्रीम कोर्ट। हर एनसीएलटी के केस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो मतलब ये लास्ट लेवल आपका बन सकता है, इसके आगे नहीं जाना है। ये पैटर्न याद रखना, एनसीएलटी, एनसीएलटी एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे अभी। सो देखो एनसीएलटी में, एनसीएलटी अंडर सेक्शन 408, इसको कौन से सेक्शन के अंदर बनाया गया है? 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट, with effect from 1st June 2016, consisting of the president and president मतलब chairman, जैसे मैंने बोला था, president and such member, such judicial and technical members as the central government deems necessary to be appointed by it by notification to exercise and discharge such powers and functions as are or may be conferred on it by or under this act or any other law for the time being in force। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एनसीएलटी सॉरी एनसीएलटी बनाया गया है, बराबर। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये तो हम लोग रखेंगे लिखने के लिए, आगे काम आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला कि सेक्शन 408 के हिसाब से बनाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा, वन चेयरपर्सन प्लस जुडिशियल मेंबर प्लस टेक्निकल मेंबर, बराबर। सबको अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनको करना क्या है? जो भी हम लोग ने 5 वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़े उनके हिसाब से काम करना है इनको।
सेक्शन 408, एक चेयरपर्सन, कुछ जुडिशियल मेंबर, कुछ टेक्निकल मेंबर, सबको लेके कौन आएगा? तो सबको लेके आने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये लोग काम कौन से हिसाब से करेंगे? तो जो 5 रूल्स बताए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके हिसाब से इनको काम करना है। बराबर? चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीएलएटी। ओके, so National Company Law Appellate Tribunal was constituted under Section 410। कौन सा सेक्शन बन गया? 410। चलो तो पॉइंट नंबर 1 अपना क्या बन गया? सेक्शन 410, 410। ठीक है। फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल with effect from 1st June 2016। वही मैंने बोला, if you are not satisfied with the decision of NCLT, you can move to NCLAT। वही लिखा है। Then NCLAT is also the appellate tribunal for hearing the appeal against the order passed by the NCLT under section 61 of the insolvency bankruptcy code with effect from 1st December 2016। मतलब ये लोग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के हिसाब से अगर कोई डिसीजन पास हुए हैं तो उसके ऊपर भी अपील फाइल की जा सकती है। NCLT is also an appellate tribunal for hearing appeals against the orders by Insolvency and Bankruptcy Board of India। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं IBBI। मतलब IBBI के जो भी ऑर्डर्स पास हुए उसके अगेंस्ट भी अगर आपको अपील करना है तो IBBI के डिसीजंस जो भी आते हैं, ऑर्डर्स जो भी पास होते हैं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द IBBI तो भी आप किधर जा सकते हो? NCLAT में जा सकते हो। बराबर? तो NCLT के लिए तो NCLAT हायर अथॉरिटी है ही, लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ ना कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ IBBI देन ऑल्सो यू कैन मूव टू द NCLAT। बराबर है? ठीक है। देखो आगे। हाँ, बट वो भी कौन सा सेक्शन? अंडर सेक्शन 202 एंड 211। नेक्स्ट देखो, NCLAT is also the appellate tribunal to hear and dispose the appeal against the direction issued, made or order passed by the Competition Commission of India as per the amendment brought to section 410 of the Companies Act by section 172 of the Finance Act with effect from 26th May 2017 or of the National Financial Reporting Authority with effect from 7th May 2018। देखो कुछ केसेस भी ऐसे हैं जहां पे इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ CCI, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें भी आप कहा जा सकते हो? तो आप जा सकते हो NCLAT में। अभी आप बोलोगे सर हम लोग ने तो ऐसा पढ़ा था कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देन यू कैन मूव टू कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज CAT। बराबर? करेक्ट। लेकिन कुछ ही केसेस, कुछ ही, हाँ सारे के सारे नहीं, कुछ रिलेटेड केसेस है जहां पे, कुछ सेक्शन के केसेस है जहां पे CCI की जो भी ऑर्डर्स पास होते हैं इसके ऊपर अपील फाइल होता है NCLAT में। सारे नहीं, कुछ ही केसेस ऐसे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLAT। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLAT का मतलब NCLAT बनाया कैसा जाता है, इसको फॉर्म कैसा किया जाता है। सो देखो, अच्छा इसका चाहिए तो आप फोटो वोटो क्लिक कर लो सो दैट आपको आगे रेफर करना है तो आपको काम आएगा, बिकॉज मैं ये नेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLAT की NCLAT कैसे बनाया जाता है। सो देखो हम लोग है ना इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन भी करते जाते हैं ताकि आपका एक नोट्स भी क्रिएट हो जाएगा साथ में। सो देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड NC National Company Law Appellate Tribunal consisting of the chairperson and such judicial number or such technical members not exceeding 11 as the central government may deems fit to be appointed by its notification। देखो तो सबसे पहले NCLAT, बराबर? तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या लिखी है? सबसे पहला पॉइंट, फॉर्म्ड बाय, कौन बना रहा है इसको? इसको बनाने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, मैक्सिमम मेंबर, कितने हैं? 11। ठीक है, कितने मेंबर कौन कौन होते हैं? तो एक चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो इसको, टेक्निकल मेंबर,
एंड जुडिशियल मेंबर, बराबर। तो एनसीएलटी कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। मैक्सिमम मेंबर उसमें कितने होंगे? तो 11 होंगे, और इसमें एक चेयरपर्सन, कुछ जुडिशियल मेंबर, कुछ टेक्निकल मेंबर होंगे। करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अंडर दिस, सॉरी हम लोग यहाँ पे थे, टू बी अपॉइंटेड बाय द नोटिफिकेशन फॉर हियरिंग द अपील अगेंस्ट, बराबर। तो क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द NFRA, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, मतलब ये लोग कौन सी अपील हैंडल करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं तो कौन सी अपील हैंडल करते हैं? तो अपील केसेस ऑफ किसका किसका? तो सबसे पहले एनसीएलटी और दूसरा NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ओके। Any direction, decision, order referred under section 53 of the Competition Act in accordance with the provision of the Act, मतलब कौन था वो? कंपटीशन एक्ट में कौन डिसीजन सुनाता था? CCI, बराबर। तो वो चीजें आपको याद रखनी है। करेक्ट। ठीक है, तो देखो हम लोग आंसर भी लिखते जाएंगे सो दैट आपका वो एक मटेरियल भी तैयार हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। करेक्ट। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल सेक्शन 420। So the tribunal may, after giving the parties to any proceeding before it a reasonable opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit. The tribunal may at any time within 2 years from the date of the order, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it, and shall make such amendment if the mistake is brought to its notice by the parties. देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लिखी है। सबसे पहला क्या लिखा है? द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर मेरा कोई कंपनी का डिस्प्यूट है, बराबर, मेरा मैटर एनसीएलटी में गया, तो जब एनसीएलटी कोई भी डिसीजन पास करेगा तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है सबको मिलेगा, बराबर। क्योंकि यही तो रूल है ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, कि बिना किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जाने डिसीजन मत दो। तो वही चीज तो इनको करनी है, बराबर। देन द ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम within 2 years from the date of the order, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it and shall make such amendment if mistake is brought by the notice by the parties। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, by the parties वाला पॉइंट। ये है क्या कि ट्रिब्यूनल एनसीएलटी जब भी चाहे तो डिसीजन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कितने टाइम के अंदर? तो विद इन 2 years। कौन सी डेट से? वो 2 years का कैलकुलेशन कहां से करने का? सो फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, बराबर। अगर डेट मतलब समझो ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर पास किया, जैसे समझो एग्जांपल लेता हूं मैं एक आपके लिए, जैसे समझो ऑर्डर पास किया 1 जनवरी 2019, ठीक है। वहां से लेके कितने साल के अंदर डिसीजन चेंज हो सकता है? तो 2 years। सो 31 दिसंबर, तो 19 पूरा हो गया, 20 पूरा हो गया, तो 2020 वो ना पूरा 2 साल, बराबर। तो अभी समझो, चलो एक इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको 31 दिसंबर कर लेते हैं, 31 दिसंबर 2018, ताकि आपको इजी लगे, बराबर। नहीं तो वो कंफ्यूज होंगे, एक ही साल तो हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो 2 साल के अंदर, मतलब ये डेट के पहले एनसीएलटी कभी भी डिसीजन को चेंज कर सकता है। लेकिन कब करेगा चेंज, क्यों करेगा चेंज? अगर उसको लगा रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, कोई मिस्टेक दिख गई रिकॉर्ड दिख के, अरे यार ये तो गलत है, रिकॉर्ड तो कुछ अलग है। अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय शैल मेक सच अमेंडमेंट, अगर उनको देख के लगा ना कि कुछ गलत है तो उसको चेंज करने का उनका ड्यूटी बनता है। लेकिन ये कब हो सकता है? अगर पार्टीज वो मिस्टेक को नोटिस में लेके आती है तो, बराबर। जैसे समझो मेरा और कोई शेयर होल्डर का डिस्प्यूट है, हम लोग गए एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी ने कोई डिसीजन पास किया, बराबर। अब वो डिसीजन के पास करने के बाद जो वो रिटर्न कॉपी होती है ऑर्डर की, वो मेरे पास आई और मैंने देखा यार ये तो गलत लिखा है,
कोर्ट में तो ऐसा बोला था मुझे, लेकिन लिखा तो गलत है, बराबर। तो मैं वापस जाऊंगा एनसीएलटी में, और मैं वापस एनसीएलटी में जाके क्या बोलूंगा कि भाई आपने ना मिस्टेक किया है, ये देखो ये मिस्टेक है, आपने स्टेटमेंट ऐसा बोला था बट आपने रिकॉर्ड में भी ऐसा मेंशन करने बोला था, बट यहाँ पे कुछ एरर्स है, आप देख लो। एनसीएलटी ने चेक किया कि हाँ यार बोला तो सही था, मतलब गलती हुआ है, गलती हुआ है। नोटिस में कौन लेके आया? पार्टी लेके आया, बराबर। तो ये पार्टी को भी कितने साल में जाना पड़ेगा? तो 2 साल के अंदर जाना पड़ेगा। 2 साल के अंदर वो गए तो कोर्ट उसको चेंज कर सकता है, कोर्ट मतलब एनसीएलटी उसको चेंज कर सकता है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपके दिमाग में ये डाउट आया रहेगा कि अगर समझो पार्टी गया ही नहीं तो, ठीक है, पार्टी गया ही नहीं तो मतलब पार्टी को, तो फिर एनसीएलटी क्या अज्यूम करता है कि पार्टी आया ही नहीं। अब पार्टी आया ही नहीं मतलब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बराबर। और अगर समझो ऐसा हुआ कि पार्टी ध्यान में ही, उसके ध्यान में नहीं है, भूल गया, मतलब उसको वो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ मिस्टेक है। देखो नहीं देखना और देखने के बाद भी भूल जाना दोनों चीज अलग है। समझो देखा लेकिन भूल गए करना, तो ठीक है भूल गए तो भूल गए, अभी उसमें एनसीएलटी कुछ नहीं बोलेगा। एनसीएलटी ऐसे पार्टी को नहीं बोलेगा अरे भाई शायद तू भूल गया है, तू चेक कर तेरे ऑर्डर में क्या लिखा होगा, याद कर क्या बोला था। ऐसा सरप्राइज सरप्राइज नहीं खेलते भाई, तुम लोग आओगे चेंज करने बोलोगे, मिस्टेक होएगा चेंज कर देंगे, तुम लोग नहीं आओगे तो जाओ, इट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या तुम्हारे हिसाब से सब करेक्ट है, तो जब तुम लोग कोई तकलीफ नहीं है तो हमको क्या पड़ी है इतना चेंज करने की। फेयर इनफ, ठीक है। Then provided that no such amendment shall be made in the respect of any order against which an appeal has been preferred under this act। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो फिर अमेंड कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि जब ऑलरेडी आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो केस की हियरिंग वैसे भी वापस होने वाली है, वापस सब कुछ प्रोसीडिंग होगा, तो वहां पे चीजें चेंज हो ही जाएगी, वहां पे जो मिस्टेक है वो रेक्टिफाई हो ही जाएगी, तो एनसीएलटी वापस क्यों करे, बराबर। तो जब आप अपील करते हो तो कुछ नहीं हो सकता है फिर, ठीक है। द ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर पास अंडर दिस सेक्शन टू ऑल द पार्टीज कंसर्न। सबको जो भी डिसीजन की कॉपी होगी वो सबको भेजना जरूरी है। नेक्स्ट, अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल सेक्शन 421। सो देखो, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल में प्रेफर एन अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या लिखा है? एनी पर्सन एग्रीड बाय द ट्रिब्यूनल में प्रेफर एन अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर एनसीएलटी के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहां जाओगे? आप एनसीएलटी में जाओगे, बराबर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नो अपील शैल lie to the appellate tribunal from an order made by the tribunal within the consent of the parties। जैसे समझो अगर एनसीएलटी में केस गया है, मेरा और शेयर होल्डर का कोई डिस्प्यूट है, एनसीएलटी डिसीजन दे रहा है और डिसीजन के टाइम पे हम लोग दोनों पार्टी सामने खड़े हैं, एनसीएलटी मेरे को पूछता है ये डिसीजन दे रहे तेरे को चलेगा? मैंने बोला हाँ चलेगा। पार्टी को पूछा, शेयर होल्डर को पूछा भाई तेरे को चलेगा? तो शेयर होल्डर बोलता है हाँ मेरे को भी चलेगा। तो एनसीएलटी बोलता है ठीक है फिर विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज आई एम पासिंग दिस डिसीजन, और डिसीजन पास किया, बराबर। अभी कल उठ के मैं वापस ये नहीं बोलूंगा आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, नाउ आई वांट टू मूव टू एनसीएलटी। अभी नहीं जा सकते भाई, क्योंकि जब डिसीजन दिया था तब आपको पूछ के ही दिया था ना, तो फिर अभी क्या उंगली करने का मतलब है? तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन तो भी वो डिसीजन पास कर सकता है? यस कर सकता है। देखो जब तक हो सके वो ट्राई करेगा कि विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज ही हो, ताकि वो अपील ना हो, बराबर। तो ऊपर वालों का भी काम कम करने के लिए ऐसा ट्राई मारता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि नहीं पार्टी मान ही नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर बट जो लॉ के हिसाब से डिसीजन देना पड़ता है तो वो तो देना ही पड़ेगा ना, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर। तो ठीक है फिर इफ नॉट सेटिस्फाइड बाय द पार्टी वन ऑफ द पार्टी, तो फिर ठीक है डिसीजन तो देंगे, आपके पास राइट है, आप जाके अपील करो, ठीक है, सबको खुश तो नहीं कर सकते ना भाई। देन every appeal under subsection 1 shall be filed within the period of the 45 days from the date on which copy of the order of the tribunal is made available to person aggrieved and shall be in such form and accompanied by such fees as may be prescribed। मतलब क्या लिखा है? अपील कर सकते हो, तो अगर आप एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप किधर जा सकते हो? एनसीएलटी में जा सकते हो।
कितने दिन में जा सकते हो? 45 डेज में जा सकते हो। लिखा है ना 45 डेज, ठीक है। लेकिन 40, ये 46 दिख रहा है लेकिन है 45। हाँ हाँ, 45 डेज में जा सकते हो, लेकिन इसके लिए जो फीस होगी वो भी भरनी पड़ेगी, फुकट में नहीं होता है यहाँ पे। Then, provided that appellate tribunal may entertain appeal after the expiry period of the 45 days from the date of first date, but within a period not exceeding within a further period not exceeding 45 days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within that period। बराबर। देखो 45 डेज के अंदर जाना है, लिखा है ना, क्या लिखा है देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं। may entertain an appeal after expiry of the said period of the 45 days, ये said period of the 45 days, बराबर। बट मतलब क्या हो सकता है, आगे अपील कर सकते हो 45 डेज के बाद भी, बट विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 45 डेज, फिर और 45 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट कॉज, मतलब 45 डेज तुम्हारी नॉर्मल टाइम लिमिट हुई, प्लस और 45 डेज एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ठीक है। ये कब मिलेगा? अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट कॉज है तो, बराबर। तो 45 प्लस 45 सो मैक्सिमम 90, इसमें आपका वो एक्स्ट्रा टाइम लिमिट जो होता है ना नॉर्मल टाइम लिमिट के ऊपर, वो भी इंक्लूड हो गया, करेक्ट। तो उसके बाद वो जैसे लिखा है ना कि सफिशिएंट कॉज कौन से, याद करो जीएल का लिमिटेशन एक्ट में ऐसा लिखा था कि ये सब रीजन है, ये रीजन अगर आप कोर्ट में दोगे देन इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सफिशिएंट कॉज, और सफिशिएंट कॉज बोला तो फिर उसके ऊपर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा और नॉर्मल टाइम लिमिट के बाद भी आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। देन on the receipt of an appeal under subsection 1, the appellate tribunal shall, after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying and setting aside an order appealed against। देखो तुम लोग अभी किधर पहुंच गए, तो तुम लोग एनसीएलटी में पहुंच गए। किधर पहुंच गए हम लोग? एनसीएलटी में पहुंच गए। एनसीएलटी क्या करेगा? दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, बराबर। और उसको बाद में जो ठीक लगेगा वो अकॉर्डिंगली डिसीजन पास करेगा। अपील एक्सेप्ट कर सकता है, मॉडिफिकेशन करवा के एक्सेप्ट कर सकता है, पुराने डिसीजन को सेट असाइड कर सकता है, अपील को रिजेक्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। Then the appellate tribunal shall a copy of every order made to it to the tribunal and the parties to the appeal। देखो parties to the appeal plus tribunal, NCLAT जो भी डिसीजन को पास करेगा वो 3 लोगों को कॉपी भेजेगा। पहला पार्टी 1, दूसरा पार्टी 2 और तीसरा NCLT, ठीक है। ये 3 लोगों को ऑर्डर की कॉपी भेजनी पड़ती है। एनसीएलटी को बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि भाई अपील उधर से ही आया ना, तो उसको भी बताना पड़ेगा, देख भाई तेरा डिसीजन ऐसा था बट हम लोग ने ये डिसीजन दिया है, बराबर। चलो उसके बाद जाते हैं हम लोग अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब अगर सपोज इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ, याद है वो डायग्राम, याद करो जो मैंने लिखा था कि सबसे लोअर होता है एनसीएलटी। if you are not satisfied with the decision of NCLT then you can move to NCLAT। if you are not satisfied with the decision of NCLAT then you can move to Supreme Court, बराबर। तो ये वही है अपील टू सुप्रीम कोर्ट वाला सेक्शन 423। सो अगर कोई भी पर्सन NCLAT के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जा सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। कितने दिन में जा सकता है? 60 डेज के अंदर जा सकता है, बराबर। रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल टू हिम ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। क्वेश्चन ऑफ लॉ रहेगा तो ही जाने का। तुमको मजा नहीं आया, एनसीएलटी को जाके ऐसा बोला मजा नहीं आया डिसीजन, देखो ना कुछ और हो सकता है, तो फिर अपील नहीं करने मिलेगा भाई। क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही जाओ। Provided that the Supreme Court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by the sufficient cause from filing the appeal within the said period, allow it to be filed within a further period not exceeding 60 days। सेम यहाँ पे पहले कितने दिन है तुम्हारे पास? नॉर्मल डेज तो 60 डेज, लेकिन अगर सफिशिएंट कॉज है तो प्लस और एक्स्ट्रा 60 डेज मिलेंगे, तो 60 प्लस 60 हो गया वो,
बराबर, तो अपील कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में।